नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इस्तीफा सौंप सकती हैं सोनिया गांधी। आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक है। राहुल गांधी के नाम पर चर्चा संभव है। सोनिया गांधी पर अध्यक्ष बने रहने का दबाव डाला जा सकता है। तो आज क्या कुछ हो सकता है, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि गैर गांधी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी विचार हो सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की दिन में 11 बजे बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा। रंजिता झा हमारी संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजिता, 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है और उसके बाद कई खुलासे होने की संभावना है, लेकिन इन सब के बीच सवाल बरकरार है कि कांग्रेस का आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। सुकन्या, देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। जाहिर तौर पर ये बैठक काफी मायनों में अहम होगा सुकन्या, क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले जिस तरह के विस्फोटक पत्र लिखे जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा, सांसदों द्वारा और खासकर उन 23 नेताओं द्वारा जिन्होंने पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो अंतरिम व्यवस्था कांग्रेस में की गई थी, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उस अंतरिम व्यवस्था को खत्म की जाए और फुल फ्लेज एक अध्यक्ष चुना जाए। तो आज की वर्किंग कमेटी में फुल ड्रामा हम कह सकते हैं सुकन्या होने वाला है। कई चीजें निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अगर सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश करती है तो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उन पे दबाव डाला जाएगा कि वो ही अध्यक्ष रहे जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि कई नेताओं ने, सांसदों ने जो पत्र लिखा है उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री। उन्होंने ये कहा है कि गांधी परिवार जो है वो देश की जरूरत है, पार्टी की जरूरत है, वही देश पार्टी के साथ न्याय कर सकते हैं। इस तरह की भी बात है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस, ऐसे डिपार्टमेंट, इन सब ने कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास किया है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर। तो एक जो अंदरूनी कलह हम कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर, जो एक टसल देखी जाती थी राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय भी ये देखा गया था और आज भी कमोवेश वही स्थिति है सुकन्या आज की बैठक में। लेकिन एक बड़े फैसले की उम्मीद जरूर की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर नामों की हम बात करें तो एक तो तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर चर्चा जरूर होगी। इसके अलावा क्या कुछ और नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा संभव है कि ये अगला अध्यक्ष कांग्रेस का हो सकता है? देखिए सुकन्या, कांग्रेस गांधी से इतर सोच नहीं पाती है। आप जिस तरह से पत्रों का भरमार, या यूं कहें कि एक बाढ़ की तरह कांग्रेस के नेताओं का पत्र आना शुरू हुआ और उसमें जिस तरह से गांधी परिवार के प्रति आस्था दिखाई गई, उससे तो साफ है कि कांग्रेस को गांधी नाम के फोबिया से निकलने में टाइम लगेगा। चलिए, 11 बजे की मीटिंग पर नजरें हमारी टिकी होगी रंजिता, और जब ये मीटिंग शुरू होगी फिर आपसे जुड़ेंगे और लाइव जानकारी आपके जरिए भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और दिखाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर याद किया। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पीएम ने ट्वीट किया, इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे, जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वह बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे, जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे।
चलिए अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। आज चुनाव आयोग की राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास करेंगे। इस बैठक में बूथ लेवल तैयारी से लेकर कोरोना सहित जिले के आपराधिक स्थिति पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। विधानसभा की चुनावी समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों को पहले से ही 25 पॉइंट भेज दिए गए हैं। इस बैठक में एक एक बिंदुओं पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। इससे पहले कोरोना के मद्देनजर बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि निर्वाचन आयोग की आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो 10 अहम बातें क्या कुछ है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैठक में 25 पॉइंट पर चर्चा होगी। बूथ लेवल तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। जिले के आपराधिक स्थिति की भी जानकारी ली जाएगी। ईवीएम की जांच और सुरक्षा पर भी चर्चा संभव है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाने पर चर्चा होगी। बूथों को चिन्हित करने और सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। चुनावी सभाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा संभव है। दागी अफसरों को चुनाव से अलग करने की समीक्षा होगी। 68 दागी अफसर कर्मी चुनाव कार्य से अलग किए गए हैं। और इन सब के बीच आपको बताएं कि गोपालगंज सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया जब अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की ही पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को सविता देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के लिए नर्स ने 2500 रुपए की मांग की। पैसे दिए जाने के बाद नर्स ने लापरवाही बरती, जिससे डिलीवरी के दौरान बच्चे के हाथ में कई जगह फ्रैक्चर आ गए। परिजनों ने सिविल सर्जन से लेकर स्थानीय विधायक तक इसकी शिकायत की, लेकिन ना तो दोषी कर्मियों पर कार्रवाई हुई और न ही बच्चे का सही तरीके से इलाज हुआ। नतीजा ये हुआ कि बच्चे ने 4 दिन के बाद दम तोड़ दिया। और ये लोग बिल्कुल भी नहीं किया। सुबह का मतलब रात को कहे ठीक है ये बच्चा जब डिलीवरी होने के बाद, और सुबह हमने एक्सरा करवाया तो इसका मतलब कई जगह एक्सरा करवाने के बाद इसका हड्डी पसली कई जगह टूटा हुआ था सर। 4 दिन से हम आगे पीछे आज क्या हुआ है? आज डेड हो गया सर, ये बिल्कुल मर गई है। इसका जवाब कौन देगा सर? आप लोग तोड़फोड़ भी किए हैं? हाँ तोड़फोड़ किए हैं सर। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे अभी मतलब हम अपना काम कर रहे थे, ऑफिशियल वर्क कर रहे थे। इधर से अचानक जो है तोड़ते हुए उधर से धूम मचाते हुए आया है और सब तोड़ फिर सब अचानक जो है अब देख करके हम जो है एकदम मूर्छित हो गए हैं कि ये क्या हो गया है। अब तो देख रहे हैं कि सारा कागज पत्र अब तो ऑफिशियल है, सरकारी कागज है, सब में रिस्क है। विभाग को सूचना दे दी गई है? सूचना सबको दे दी गई है। मारपीट भी हुआ आप लोगों के साथ? हाँ मारपीट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सारा सामान सब तोड़फोड़ हुआ है। तो तस्वीरें आपको गोपालगंज से दिखा रहे हैं, जहां नवजात की मौत के बाद हंगामे की खबर आ रही है। मुकेश हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ मामला पूरा है और इसके अलावा गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं? पहले तो डिलीवरी के दरमियान फ्रैक्चर हुआ बच्चे के साथ और उसके बाद इलाज भी नहीं मिला। आप तक क्या कुछ जानकारी है, बताइए। ठीक है सुकन्या, मैं बता दूं कि पूरा मामला कुचाकोट के हेम बरदाहा का है और यहाँ की एक महिला को 20 तारीख को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिजनों का आरोप है कि उनसे पैसे की मांग की गई। पैसे जब नहीं दिए गए थे तब उनके इलाज में लापरवाही बरती गई और जब पैसा दे दिया गया तो नॉर्मल डिलीवरी कराया गया, लेकिन उस दौरान बच्चे के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे। और परिजनों का आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्जन से लेकर के जो अस्पताल उपाधीक्षक है DS हैं उनको उन्होंने आवेदन दिया था, जो वहाँ पर ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे मौजूद थे उनको उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन तक परिजन इधर उधर दौड़ते रहे और अपने नवजात बच्चे की प्रॉपर इलाज कराने के लिए वो गुहार लगाते रहे, लेकिन आज बच्चे ने दम तोड़ दिया और बच्चे की मौत के बाद परिजन जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो महिला वार्ड है, लेबर वार्ड है, वहां जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि उनके आवेदन के बाद जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके अंदर आक्रोश था और आज जब पुलिस पहुंची है समझाने के लिए और हंगामा को रोकने के लिए तो परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी,
जिसके बाद वे लोग उग्र हो गए थे और आज तोड़फोड़ किए। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज सदर अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार कुव्यवस्था को लेकर के यहाँ पर हंगामा होता रहा है, पैसे के लेन देन के जो आरोप लगते रहे हैं, बावजूद इसके सिविल सर्जन के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की गई, यह लोगों के अंदर आक्रोश का मेन कारण है। तो कन्या, चलिए नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका शुक्रिया। मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और नए नए इलाकों में पानी का प्रवेश हो रहा है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 36.65 मीटर है, जो खतरे के निशान से 3 मीटर से भी कम है। निचले इलाकों में गंगा का कहर बरप रहा है। सदर प्रखंड के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऊंचे स्थानों पर लोगों का पलायन जारी है। प्रभावित लोगों के पास अब तक किसी तरह की सहायता नहीं पहुंची। तो मुंगेर से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में अपने संवाददाता की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, जहां देखिए कि लगातार जलस्तर में इजाफा है, नए नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है और इन सब के बीच लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। गंगा में उफान के बाद अब जो है गंगा का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे वहाँ गांव के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि जो अभी जहाँ पे है आप देख सकते हैं पानी की जो है क्या स्थिति है। ये एक घाट है, घाट की स्थिति हम दिखा सकते हैं कि जो पानी आप देख सकते हैं घाट तक पहुँच गई है, जो कहा जा सकता है। अब जो इससे जो है कि गाँवों में आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन कौन से जो गाँव हैं वो सभी डूब गए हैं और जो भी अब कुछ बचा हुआ है वहाँ पे जो लोग हैं वो नाव से ही जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नाव जो है लगा हुआ है, इसी नाव से वो लोग गांव में जाएंगे। गांव में हालांकि गांव में अभी भी पानी है, लेकिन वो वहाँ पे उनके सामान जो है वो पे है, उनको वो बचाने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है गांव की। ये बताइए कि गांव की स्थिति है। बहुत गंभीर स्थिति है। क्या चीज़? पानी बढ़ रहा है, पानी घर द्वार डूबा हुआ है। हाँ, तो वहाँ आने जाने के लिए क्या है? आने जाने का लॉ का सुविधा को भी नहीं मिला है। ऊपर से आपने देखा कि अभी तक इन लोगों को नाव की सुविधा नहीं मिली है। ये बताइए किस गांव से है आप? अच्छा, की स्थिति वहाँ पर पानी पूरे हो गया, अभी कोई नाव के देने वाला कोई नहीं है, कोई अथी नहीं है। आने जाने वाला गांव में पानी है। अच्छा, माल जाल के सब लोग बेच के सबके दिक्कत है। अभी कोई आने जाने के बहुत दिक्कत है, नहीं आने पड़ेगा, नहीं जाने पड़ेगा। बहुत सब गंदा पानी पी रहा है। आपने देखा कि जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि गांव में जो है अब पानी घुस गया है और घुसने के बाद वो उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, आने जाने में दिक्कत है, उनको सामान को लाने में दिक्कत है। वो नाव का माध्यम से आती है, लेकिन कोई भी नाव की सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिली है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण अब कई नए इलाके में पानी घुस रहा है। वहीं बाढ़ का पानी बरियारपुर पावर ग्रिड में घुस जाने के कारण ग्रिड के काम में करने वाले, जी हां, ग्रिड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मुसीबत बरकरार है। नौबत ग्रिड को बंद करने की भी आ सकती है। अगर ये विद्युत सब स्टेशन को बंद कर दिया जाता है तो कई गाँव में बिजली गुल हो जाएगी। औरंगाबाद सदर प्रखंड के बड़वा के पास अदरी नदी पर बना पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस कारण इलाके के दर्जन भर गांवों के हजारों ग्रामीणों के आने जाने के लिए डायवर्जन ही एकमात्र रास्ता रह गया है। आलम यह है कि वह डायवर्जन भी हाल ही में नदी की तेज धार में बह गया, जिसे ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान से किसी तरह आवागमन लायक बनाया तो था, मगर उस रास्ते से होकर गुजरना भी अब खतरनाक है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस पुल के निर्माण की मांग की है। वहीं सदर विधायक आनंद शंकर जल्द पुल निर्माण का आश्वासन दे रहे हैं। से बहुत दूर तक क्षेत्र है, सब इधर चल जाते हैं, उन्हें फैसर तक, जिकटिया, खैरी, देवरिया, बदिया सब पार करते हैं। हाँ, जो बड़वा पुल है, इस पुल टूटा हुआ, इससे पार होने में, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सर पुल बन जाता तो अच्छा रहता। उसको भी हम लोगों ने उठाने का कार्य किया है। अब ये लक्ष्य है कि वहाँ भी कम से कम हम लोग आने वाले समय में, अब तो चूँकि सेशन एंड हो चुका है, अब अगले सेशन में उसको हम लोग देखेंगे। पूर्णिया नगर निगम इलाके के वार्ड 26 और वार्ड नंबर 31 के लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सड़क से लेकर घर तक पानी घुसा हुआ है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो जाता है।
मिल्लत कॉलोनी है। क्या हालात है? वार्ड नंबर 26। हालात तो देख रहे हैं, बहुत ही खराब हालात है। घरों में हम लोग बंद हैं, गाड़ी नहीं निकल पाती है। किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको उपचार के लिए नहीं ले जा पाते हैं। कौन है वार्ड कमिश्नर? वार्ड कमिश्नर नेवल किशोर की वाइफ है। आती है देखने? जी नहीं। पर्व त्योहार पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में पर्व त्योहारों के मौसम में लोगों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है। गणेश पूजा की रौनक नजर नहीं आ रही है। वहीं कुम्हारों के घर में ही गणेश की बनी प्रतिमा रह गई है, जिससे कुम्हार परेशान है। साथ ही मुहर्रम की ताजिया जुलूस भी नहीं निकाली जाएगी। मिथिला रेंज के आईजी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने कहा कि जिसे जो भी पर्व त्योहार मनाना है वो अपने घर के अंदर मनाए। नहीं होगा, जो भी मूर्ति बनाए होगी मूर्ति पड़ा हुआ। प्रशासन के गाड़ी आके हमारे दुकान पे लगा दिए और बोले कि मूर्ति नहीं बनाने के लिए, तो आपको खबर के लिए जाएंगे। ऐसा समय है, ऐसा वक्त है, तो हम लोगों ने बुलाकर आज मीटिंग की है और इसमें जो भी अखाड़ियाँ हैं हमारे, उनको ये कहा गया है कि आप जो है इस बार बड़ी सादगी से जो है मुहर्रम मनाएं और खेल और तमाशे का तो आयोजन होगा ही नहीं और किसी भी मेले का भी हम लोगों ने जो है वो किया है कि कोई भी मेला वगैरह जो इस अवसर पे लगता है वो नहीं लगेगा। बैठेगा ना जुलूस निकलेगी ताजिया की जो, और नहीं पब्लिक का एक साथ कंग्रेगेशन होगा। ये निर्देश है। हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे हैं। सभी जगह शांति समिति, पूजा समिति और जिससे संबंधित जो भी लोग करते हैं इनमें उनसे बात की जा रही है और उनको इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि ये नहीं होगा। जो भी होगा अपने घर पर लेवल पे कीजिए, लेकिन पब्लिकली कोई इस तरह का जुलूस, मूर्ति स्थापना, विसर्जन ऐसा नहीं होगा। भागलपुर नगर निगम में 200 के करीब योजनाओं का टेंडर होने के बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हो सका है, जिससे विकास कार्य प्रभावित है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो 2 सालों से भी पुरानी हैं और ये योजनाएं सामान्य और सशक्त स्थायी समिति की बैठक से पास होने के बाद टेंडर हो जाने के बावजूद शुरू नहीं हो पाई है। नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि से लेकर विधायक विकास कार्यों के लंबित रहने से खफा हैं। पार्षदों ने जहां नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं विधायक ने अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की। नगर निगम के उपनगर आयुक्त भी टेंडर होने के बाद 199 योजनाओं के लंबित होने की बात को स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही वर्क ऑर्डर देकर काम शुरू करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। वह इकरारनामा नहीं हुआ, जिसका इकरारनामा वर्क ऑर्डर, सब में मिली भगत है। सब लोग कुछ न कुछ, उनको अपना स्वार्थ है, इसीलिए वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मैंने कई बार, नगर आयुक्त तो फोन नहीं उठाती है विधायक का, उपनगर आयुक्त जो है वो उठाते भी हैं। तो मैं कई बार कंप्लेन कर चुका हूं, पत्र के माध्यम से, आप देख लीजिए, लेकिन कोई धरातल पे काम नहीं, सिर्फ लूट मचा हुआ है। फाइल में वो पड़ा हुआ है उनके चैम्बर में, उनके टेबल पे, वो दस्तखत नहीं कर रही है। किसी संवेदक का पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर संवेदक का पेमेंट नहीं होगा तो संवेदक काम कैसे करेगा? यही कारण है कि 51 वार्ड में काम ठप है, संवेदक का पेमेंट नहीं हो रहा है। अफसरशाही हावी है भागलपुर नगर निगम। 199 ऐसी योजनाएं हैं जिसका टेंडर हो गया है। उसमें से अधिकांश का हाल के दिनों में, पिछले 1 सप्ताह के अंदर एग्रीमेंट के लिए कमिश्नर मैडम के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। 11 ऐसी योजनाएं बच गई है जिसमें हम लोगों ने संवेदक को पत्र दिया है। वो लोग TDNSC जमा नहीं किए हैं, वो लोग भी TDNSC जमा करेंगे तो 199 की सभी योजनाओं का एग्रीमेंट हो जाएगा और क्रियान्वयन प्रारंभ कर। कटिहार में एक पूर्व मुखिया ने गांव के ही युवक को खूंटे से बांधकर बुरी तरह पीटा। युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आरोप है कि युवक मुखिया की नाबालिग बेटी को प्रेम पत्र दे रहा था। हालांकि युवक के परिजनों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और पूर्व मुखिया और उनके गुर्गों ने जबरन आरोप लगाते हुए पिटाई की है। कुर्सेला थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी ग्राम के इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जो थे, उनकी लड़की कोचिंग से आ रहा था। इस क्रम में इस लड़के के द्वारा जो है छेड़खानी किया गया, जिसी आक्रोश में आकर के उन्होंने मारपीट किया। तो इसमें वो जो मारपीट किया जिस लड़का को, पहले वो आवेदन दिया था जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और ये भी दिए हैं। तो इनके आवेदन के आधार पर भी उस लड़का पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों साइड से प्राथमिकी दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान 3 लड़कियों की डूबने से मौत हुई। तीनों लड़कियों में 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन थी। मृत लड़कियों की उम्र जो है वो 14 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। घटना सकरा थाना के बाजी की है। बाढ़ के पानी में तीनों नहाने गई थी
और इसी दौरान हादसे की शिकार हुई। इसी के साथ